की राजनीति के जाने माने चेहरे पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा हमारे बीच बैठे हुए हैं और एक बार फिर से हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया शांति बना लें और मूवमेंट को कम कर लें। अब चूंकि हम लोग बात बिहार की बात के मंच पर कर रहे हैं, कई सारी बातें कर रहे हैं, तो ऐसे में सियासत से जुड़ी बातें और उनकी चर्चाओं को भी हम देख और सुन रहे हैं। कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ होंगे। इससे पहले कई अतिथियों को आपने सुना देखा, लेकिन अब एक समय शिक्षा सुधार के प्रतीक बने, कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी थे, फिर विरोध में उतरे, पार्टी बनाई और फिर वापस आए और अब एनडीए के मंच पर फिर से लौटे हैं। उनकी राजनीति विचारों के इर्द गिर्द नहीं, बदलाव की बेचैनी के आसपास घूमती है। लेकिन मंच पूछ रहा है, बदलाव किस दिशा में? क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए में निर्णायक ताकत है या फिर सिर्फ सहायक भूमिका में सीमित रह गई है? ओबीसी राजनीति, शिक्षा सुधार और गठबंधन की जटिलता, इन सब पर उनके पास हैं अनुभव के जवाब। लेकिन सवाल बिहार की बात के इस मंच पर बिहार की तरफ से होगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सहयोगी दल के नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का। नमस्ते उपेंद्र कुशवाहा जी। चलिए, नमस्ते आपको और बहुत स्वागत है आपका। श्रोताओं को भी। बिहार की बात में वादे नहीं, अब इरादे जानेंगे। चलिए, ठीक कैसे है। हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एनडीए में सब कुछ ठीक है? एनडीए में 100% से ज़्यादा सब कुछ ठीक है। अब कभी कभी आप लोगों की ओर से जो परोस दिया जाता है उसके चलते थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है, हम महसूस करते हैं, वरना सब कुछ ठीक ठाक है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे ना इस बार, अगर एनडीए की जीत होती है तो? कितनी बार यह बात हम लोग बोलें, एनडीए की ओर से बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और अगली सरकार गारंटी के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में ही बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? हाँ, तो नेतृत्व का मतलब सरकार का नेतृत्व कौन करता है? सरकार का नेतृत्व तो मुख्यमंत्री करते हैं ना। तो नीतीश कुमार ही आज भी नेतृत्व कर रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री हैं, और कल भी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे। जब इन्होंने आलोक ने ये सवाल छेड़ दिया है तो इसका थोड़ा और विस्तार से हम लोग जानना चाहते हैं, और भी लोग जानना चाहते हैं और बिहार के तमाम लोग जानना चाहते हैं। इस सवाल का एक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को आप भी जानते हैं कि अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव के बाद फैसला होगा, और उसके अलावा एक मॉडल हम लोगों ने देखा है, महाराष्ट्र का मॉडल और मध्य प्रदेश का मॉडल, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया वो मुख्यमंत्री नहीं बना। तो इसलिए ये आशंका है और इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लीडरशिप का क्या अब नेतृत्व उनका होगा, चुनाव के बाद बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये आशंका लोगों में हो गई है। और इसका नुकसान नफा क्या आपको दिख रहा है कि अगर उनका नेतृत्व नहीं होता है, ये धारणा बनती है कि वो नहीं बन सकते हैं, तब क्या होगा? क्या इसका कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, बिहार महाराष्ट्र या दूसरा प्रदेश नहीं है, बिहार बिहार है, अपने आप में यूनिक स्टेट है इस मामला में। तो इसलिए बाकी जगह क्या हुआ वैसा बिहार में भी रिपीट होगा, यह तो दूर दूर तक अर्थ लगाने का कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक अमित शाह जी ने जो कुछ भी कहा है उसका संदर्भ अलग है। उनकी पार्टी का एक अपना प्रोसेस है, नियम कायदा है, जिसके तहत कोई डिसीजन पहले से भी हुआ रहता है, लेकिन उसमें एक औपचारिकता पूरी करनी पड़ती है। तो उस औपचारिकता के बाबत उन्होंने ऐसी बात कही है, वरना एनडीए में डिसीजन है ऑलरेडी, इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को भी रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की चर्चा जो कहीं कहीं होती है ना, यही चर्चा कन्फ्यूजन को जन्म देती है, वरना और कोई इसका मतलब नहीं। आप कह रहे हैं कहीं कहीं चर्चा तो होगी, ठीक है। वो जो ट्वीट आपने किया था निशांत कुमार के जन्मदिन के दिन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत कुमार, उन्हें आपने शुभाशीष भी दिया, जनता दल यूनाइटेड का नया उम्मीद भी बताया और नीतीश कुमार को कह दिया कि ठोस निर्णय ले। उस ट्वीट को मैंने नहीं, मुझे उम्मीद है यहाँ बैठे जितने लोग हैं कम से कम 10 बार 15 बार सभी लोगों ने पढ़ा है, और मैं एकदम विनम्र निवेदन से कह रहा हूँ आपको कि गजब का क्या आपने लिखा है। आपने निशाना साधा, सच्चाई बता दी। आपने तो कहा यहाँ कि जेडीयू के लोग भी ये नहीं कह पाते, जो कहना चाहते हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दूर हैं। तो कहना क्या चाह रहे थे साहब आप? देखिए, उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट है क्या हम कहना चाह रहे हैं। जब आप ही बता रहे हैं कि आपने भी ट्वीट पढ़ा है, बाकी सब लोगों ने पढ़ा है, तो जो कुछ भी हम कहना चाह रहे हैं तो उससे अर्थ निकल ही जा रहा है। अगर फिर भी कहीं कोई अर्थ बच जा रहा हो
तो एक बार और जाकर घर जाकर वापस जाकर ट्वीट को पढ़िए। जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार अर्थ और स्पष्ट आपको पता चल नहीं, जब उसके लेखक सामने है तो अच्छा से डिस्क्राइब कर पाएंगे ना, कवि कहना क्या चाहते हैं। नहीं नहीं, क्या कहना चाहते, देखिए हमने जो कुछ कहा है उसमें सरकार के बारे में तो हमने साफ कहा है कि नीतीश जी का लंबा अनुभव है मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए, और बहुत ही अच्छा काम उन्होंने बिहार के इंटरेस्ट में किया है। तो इस अनुभव का लाभ बिहार को आगे भी मिलते रहना चाहिए, यह जरूरी है, और इस दृष्टि से उनका मुख्यमंत्री आगे भी बने रहना आवश्यक है। हमने पार्टी के बारे में कुछ जरूर कहा है, और पार्टी के बारे में शायद किसी को ठीक लगे न लगे वो उनका विषय होगा, चूँकि जेडीयू से मेरा भी संबंध बहुत पुराना रहा है। एक तरह से हम फाउंडर मेंबर रहे हैं उस पार्टी में, और फाउंडर मेंबर कोई थोड़ा दिन नहीं रहे हैं, हम तब तक रहे हैं जब समता पार्टी बनने की पृष्ठभूमि बन रही थी, उस समय से हम नीतीश जी के साथ थे। समता पार्टी बनी, उसी पार्टी का फिर नया संस्करण कह लीजिए कि जेडीयू है। नीतीश कुमार जी सरकार में आए 2005 में, तब तक हम कंटिन्यूअस उनके साथ रहे। तो जनता दल बाद में भी उन जेडीयू में हम गए भी और नज़दीक तो रहे ही हैं। तो इस कारण से जेडीयू में कहाँ क्या कुछ हो रहा है, क्या जेडीयू की आवश्यकता है, इस बात को हम भली भांति समझते हैं, और थोड़ा मेरे मन में दर्द रहता है उस पार्टी के प्रति, क्योंकि जिस पार्टी को अपना खून पसीना देकर हमने बनाया, उसमें अगर कहीं कोई कमजोरी आगे होती हुई दिखती है तो मुझको लगता है कि यह उचित नहीं है, और उसी दर्द के कारण हमने अपनी राय उसमें व्यक्त की है। नहीं, अब एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ उपेंद्र कुशवाहा जी कि क्या ऐसा अफसोस भी होता है क्या कि हमने क्यों छोड़ दिया पार्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं। रहते तो और बेटर कर सकते थे पार्टी को, या नीतीश कुमार, जो एक आम धारणा है कि अगर आप उस पार्टी में रहते तो आज जो उत्तराधिकारी खोजने की इतनी कवायद हो रही है जेडीयू की, वो शायद नहीं करनी पड़ती। आप स्वाभाविक रूप से उसके उत्तराधिकारी होते, दावेदार होते, आप उस पार्टी को संभालते। कभी अफसोस भी लगता है कि एक तो अफसोस की बात है, तो कभी अपने निर्णय पर मुझको अफसोस नहीं हुआ है, क्योंकि अब हर आदमी के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि कोई मेरे साथ। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारे निर्णय समय समय पर आप लेते रहते हैं। तो जब भी निर्णय आपने लिया होगा तो उस समय की क्या परिस्थिति थी, उस समय क्या संदर्भ था, उस समय परिस्थिति की क्या डिमांड थी, उसके आधार पर डिसीजन आप लेते हैं, हम भी लेते हैं। तो उसके चलते जब हमने डिसीजन लिया, उस समय की परिस्थिति, जेडीयू के अंदर की परिस्थिति, बाहर की परिस्थिति, तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने उचित डिसीजन लिया। इसलिए उस निर्णय पर कोई अफसोस नहीं है। जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है जेडीयू के अंदर, यह तो जेडीयू का इंटरनल मामला है, इस पर क्या टिप्पणी करनी। आपने जिस तरह से खुल के कहा, निशांत कुमार को क्या आना चाहिए जेडीयू की कमान संभालने के लिए, बात तो यही है ना? या किसको राजनीति में आना चाहिए, नहीं कहा, आना चाहिए, वो तो व्यक्तिगत उम्मीद हमने, हाँ, उम्मीद के रूप में हमने जरूर, लेकिन अब वो आएंगे नहीं आएंगे, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, यह हम राय देने वाले कौन होते हैं? हर आदमी को भारत के संविधान ने स्वतंत्रता दी है कि वो शिक्षा हो तो राजनीति करे, चुनाव लड़े, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हम अपनी ओर से कोई राय स्पेसिफिक दे दे इस मामला में, यह उचित नहीं। अच्छा, आप मानते हैं निशांत कुमार में नीतीश कुमार जैसी काबिलियत है, उतनी क्षमता है? देखिए, नीतीश कुमार जी बनने में तो बहुत वक्त लगता है, ऐसा नहीं कि कोई नीतीश कुमार आज का आज बन जाएगा। नीतीश कुमार हैं, तो इसलिए ऐसा कैसे कह दिया जा सकता है कि कोई व्यक्ति भले उनके परिवार का हो, बाहर का हो, कि नीतीश कुमार के बराबर की क्षमता, यह तो कहना मुनासिब नहीं होगा। पूछ ही लेते हैं, कैसे है नीतीश कुमार आपके नज़र से? कैसे है नीतीश कुमार अभी? कैसे है नीतीश कुमार जब उन पर यह आरोप लगता है कि वो तो अचेत हो चुके हैं, वो अस्वस्थ हैं, उनमें क्षमता नहीं है बिहार चलाने की? देखिए, संकट इस बात का है कि विपक्ष के पास आज रियल में मुद्दा नहीं है। जनता से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, उस मुद्दा पर बोलने का नैतिक बल उनके अंदर नहीं है। क्योंकि एक समय सत्ता में जब लोग थे तो खुद ही कुछ नहीं किया, तो आज उन सवालों को उठाएंगे तो लोग हंसेंगे। तो इसलिए जब उस तरह का मुद्दा नहीं लोग ले पा रहे हैं, तो ऐसा कोई मुद्दा लाओ जो कुछ उससे अलग हो। तो इसके कारण इस तरह की बात लोग करते हैं कि नीतीश कुमार जी बीमार हैं या अचेत हैं। बिल्कुल बकवासपूर्ण बात है। मुख्यमंत्री जी अभी भी, अब कुछ दिन पहले लोगों ने देखा कि बिहार भर का दौरा उन्होंने किया लगातार, अभी भी
रोज दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में होते हैं, तो लगातार सरकार का काम कर रहे हैं हर तरह से, फिर भी उनके बारे में यह कहना, यह तो बिल्कुल उनके साथ एक तरह से कहिए कि अन्याय है। चलिए, आपने विपक्ष के तमाम आरोपों को, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के जो आरोप है उसको आपने खारिज कर दिए। एनडीए का जो सवाल था कि एनडीए की अभी जो स्थिति है, तमाम जो घटक दल हैं पांचों, उनमें कितनी एकजुटता है, सीट शेयरिंग की बातें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये जो आपस में अभी जो हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इससे क्या कितना नुकसान होता हुआ आप देख रहे हैं। तो ओवरऑल जो गठबंधन की तस्वीर के बारे में आप बताइए कि सीट शेयरिंग, मतलब सीटों का बंटवारा, अदला बदली, उसमें कई पहलू हैं, आप उसके बारे में, गठबंधन के बारे में बताएं। देखिए, सीटों का जहाँ तक मामला है तो अभी किसी भी गठबंधन में यह तय नहीं हुआ। ऐसा थोड़े है कि एनडीए गठबंधन ने तय नहीं किया है, जो दूसरा गठबंधन है उसने भी तय नहीं किया है। तो अभी कोई एनडीए को लेकर सीट शेयरिंग के मामला में यह कहा जाए कि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है इत्यादि, सीट शेयरिंग में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। समय पर सीट शेयरिंग निश्चित रूप से हो जाएगा। और जहाँ तक कुछ जो एनडीए के अंदर की बात आप बता रहे हैं, तो कुछ तो पॉलिटिक्स में लोग रखते हैं ना, उसका कहना कुछ है, चाहते कुछ हैं, उसके कारण कुछ लोग बोलते हैं, तो इस कारण से थोड़ी बात इस तरह की आ जाती है जिसकी चर्चा लोग करते रहते हैं। वरना एनडीए में समय पर सारी चीज़ें हो जाएंगी और हर तरह से एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे तौर पे एनडीए सहज है, सहज रहेगा। नहीं, हम अब बहुत स्पेसिफिक पूछ रहे हैं आपसे। आप लोगों ने सबसे पहले दौरा किया बिहार के, तमाम आपकी पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष थे, पांचों प्रदेश अध्यक्ष घूमे, समन्वय की बैठक हुई, जिला स्तर पर आपने बहुत समन्वय बैठाने की कोशिश की। आज स्थिति ये है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको शर्म आती है कि हम ऐसी गठबंधन सरकार को समर्थन दे रहे हैं, और दूसरी ओर जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि हमको गर्व है कि हम ऐसी उसको समर्थन दे रहे हैं। जेडीयू कहता है कि वो चिराग पासवान अपने यहाँ के जो गुंडे बदमाश लोग हैं उनको हटाएं। तो ये क्या बिखराव नहीं है? आपने समन्वय बनाया और अब आपस में तीन पार्टी, आप उसको ढक तो नहीं सकते ना, जो बातें हो रही हैं बिहार प्रदेश में इन नेताओं को लेकर के। देखिए, हमने कहा ना कि एक तो सीट वगैरह का मामला रहता है, तो इसलिए कभी कभी उपेंद्र कुशवाहा भी ऐसा बोलते हुए दिख जाएंगे ताकि हमको लगेगा कि इस कारण से शायद आरएलएम में सीट की संख्या बढ़ जाए। तो ऐसी बात होती है कभी कभी। ऐसा इरादा है क्या आपका? मेरा है कि नहीं, हम होता है सो हमने कहा है। तो बाकी अब क्या बयान मांझी जी ने दिया, क्या बयान चिराग जी ने दिया, तो उनका मामला है। नहीं है, उनका मामला है, लेकिन नुकसान, जैसा आप ही की बात हम दोहरा रहे हैं, आपने कहा कि नाव डूबेगी तो सब डूबेंगे, सिर्फ आप नहीं डूबेंगे। एक बात हम आपकी बात से हम सहमत हैं कि इस तरह की बयानबाजी से नुकसान तो होता है, नुकसान तो होता है। हम कैसे कहेंगे कि नुकसान नहीं होता है? और पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, हमने कई बार पहले भी कहा है और लोगों से आग्रह किया है, एनडीए घटक दल के सभी नेताओं से, कि इस तरह का बयान न दें जिससे बाद में उन्हीं को कठिनाई हो। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह का बयान अगर आता है तो उससे परेशानी तो होती है, इसका नुकसान तो हो सकता है। तो हम आपके मन से, इस मन से भी आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी एनडीए के विभिन्न घटक दलों के नेता एनडीए के विरोध में या इस तरह की बात जिससे एनडीए असहज होता है, तो इस तरह की बात नहीं करें, ऐसा बयान न दें। नहीं, उसमें एक हम इस, मतलब आपने कह दिया, अपील तो कर दी। हमको लगता है कि आपने भी पहले कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से ठीक है, सब स्वस्थ है, सब। इस तरह की बयानबाजी जो है आमतौर पर तब होती है जब कोई मुखिया नहीं होता है, कमज़ोर हो जाता है, या कोई एक आदमी देखने वाला, कंट्रोल करने वाला नहीं होता है। तो कहीं आपको लग रहा है क्या कि कोऑर्डिनेशन पांचों पार्टियों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सबको संभाल सके, सबको साथ लेकर के चल सके? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, एनडीए सिर्फ बिहार में नहीं है ना, एनडीए तो देश के स्तर पे है, और देश के स्तर पर एनडीए है तो देश के स्तर पर तो हमारे प्रधानमंत्री जी, बाकी बहुत नेता हैं जो, जिनको आप कह सकते हैं कंट्रोल करने की भूमिका में, जिस भूमिका की आप चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, बिहार में भी हर तरह से नेतृत्व है और देश के स्तर पर भी सक्षम नेतृत्व है एनडीए में, इसलिए ऐसी बात नहीं। हम उपेंद्र कुशवाहा से बात कर रहे हैं। जब 2024 के चुनाव को हम देखते हैं, ठीक है, 161 सीटों पर एनडीए का लीड रहा। कुशवाहा समाज की जब हम बात करेंगे तो आप सबसे प्रमुख चेहरे हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन कुशवाहा समाज का वोट बटा ना, बट गया।
आरजेडी की ओर गया, महागठबंधन की ओर गया, और वही हाल इस बार रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। अच्छा, इस बात को लेकर सिर्फ कुशवाहा समाज को क्यों कटघरा में खड़ा करते हैं? कौन समाज है जिसने 100% वोट किसी एक पार्टी या एक पक्ष को दे दिया है? ऐसा कोई बता दीजिए। हर जात के लोगों का, देखिए, पार्टी कोई किसी से जात के बारे में कहे कि इस जात पर हमारा एकदम 100% ठेका है, वो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या कोई भी, ऐसे थोड़े चलता है। लोग स्वतंत्र हैं। हाँ, रुझान होता है अधिकांश लोग किस पक्ष में वोट कर रहे हैं, तो उसको देख करके एक माना जाता है कि कुशवाहा एनडीए के पक्ष में वोट करते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया उस पर आप सवाल कर रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कारण होता है, तो उसके चलते आपको कहीं लगता होगा कि वहाँ नहीं दिया, वहाँ नहीं दिया। तो और जात के मामला में भी ऐसी ही स्थिति है। आपके साथ भी इसलिए छल हुआ, आप मानते हैं ना? किसके आपके साथ 24 के चुनाव में? फिर से सवाल हम आपके साथ 2024 के चुनाव में छल हुआ ना? नहीं नहीं, छल का क्या मामला है इसमें? छल नहीं, कुछ लोगों ने गड़बड़ी की। किसने ने की? जो एनडीए में थे उन्होंने की, जो महागठबंधन में थे उन्होंने की। एनडीए के अंदर के कुछ लोगों ने गड़बड़ी की, ये तो हम पहले भी बोल चुके हैं। हम पहले भी बोल चुके हैं, इसलिए कुछ नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन किसी पार्टी को इस बयान के द्वारा ब्लेम न किया जाए, हम आग्रह करेंगे। किसी पार्टी ने नहीं गड़बड़ी की। पार्टी में 2-4 लोग हैं जिन्होंने गड़बड़ी की, और जिन्होंने गड़बड़ी की, दुख तो इस बात का है, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, जीत गए, उसका कोई मतलब बहुत नहीं है। दुख इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आए और आकर उन्होंने आग्रह किया, मुख्यमंत्री जी आए हमारे क्षेत्र में, उन्होंने आग्रह किया, माननीय गृह मंत्री जी आए, उन्होंने आग्रह किया, तो इन लोगों की बात को भी कुछ लोगों ने नहीं माना। तो दुख इस बात का है। तो कुछ लोग हैं, उसको लेकर के कोई बहुत उस रूप में देखने की जरूरत इसी में जोड़ते हैं। इस बार भी ये एग्जाम है आप लोग का, कहते हैं ना बिहार में, ये बिहार का बोर्ड एग्जाम है। बात बिहार की बात हम जब कर रहे हैं, बिहार में भी चुनाव होने हैं। इस बार भी अगर ऐसा ही हाल रहा, वोटों का बिखराव होगा। कहा जाता है कि जब दूध से मुंह जलता है तो आदमी मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। तो जिस बात से नुकसान किसी का हो जाता है तो आगे फिर से उसी बात को दोहराए, मुझको तो नहीं लगता है कि ऐसा उम्मीद है आपको? नहीं, उम्मीद है लोकसभा ऐसा चुनाव कोई के- करता है। लोकसभा चुनाव के बाद कोई इसको लेकर के समीक्षा बैठक हुई, आपने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को ये बातें बताई होंगी, तो क्या रेमेडी सोचा आप लोगों ने कि विधानसभा में ऐसा नहीं हो? चूंकि एक स्ट्रेटेजी के तौर पर, एक विपन के तौर पर आरजेडी इस बात को इस्तेमाल कर रही है कि जो गैर यादव पिछड़े वोट हैं उनको अपनी तरफ लाने के लिए उनके उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा दो, उनके यहाँ फूट फैलाओ। तो इसको काउंटर करने के लिए आपके पास ये आलोक, देखिए, यह तो स्ट्रेटजी से जुड़ा हुआ सवाल है। तो स्ट्रेटजी से संबंधित हर बात का खुलासा सार्वजनिक रूप से कर दिया जाए, तो स्ट्रेटजी के लिए शिकायत भी तो आपने ठीक की नहीं होगी ना है। अमित शाह से मिलकर? क्या कर रहे हैं? अमित शाह से मिलकर शिकायत तो आपने कर दी होगी। अब हमने कहाँ शिकायत आप यहाँ कह रहे हैं की, कुछ कहाँ लोग, आपने नहीं तो वहाँ नाम की, भी बता दिया होगा। हमने शिकायत कहाँ की, कहाँ नहीं की, और जो कुछ भी बात हुई उसके आधार पर क्या स्ट्रेटजी बनी, ठीक है, इसको सार्वजनिक करना मुनासिब नहीं है। हाँ, लेकिन बनी है स्ट्रेटजी। हमने कहा ना वो नहीं कि हो उस तरह का, हमने कहा कि जब मुंह जला दूध से तो मट्ठा फूक कर पिएंगे ना, हाँ ठीक है। तो इसमें कहाँ कोई कठिनाई? अच्छा, अब ये बताइए, अब अपने गठबंधन में जो 5 पार्टियां हैं उसमें आप अपने को कहाँ, किस उस रूप में देख रहे हैं? आप बार बार आपके साथ आप नाराज भी हो जाते हैं, आपने अलग पार्टी बनाई, फिर पार्टी मर्ज किया, इस बार अलायंस में है, आप फिर से एनडीए के अलायंस में। कहाँ, किस तरह से आपके बारे में जो चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा को इतनी सीटें मिलेंगी, ये सब चीज़ें, या केंद्र में मंत्री बन गए तो कुछ बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, आप उस अलायंस में कहाँ अपने को देख रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं अपने, आपके लोग भी और आप भी? एक तो मंत्री बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, इस सब विषय प्रधानमंत्री जी का विषय है, इस पर चर्चा का कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है कि एनडीए में हमारी पार्टी कहाँ है,
तो गठबंधन में सभी पार्टी, कई पार्टी मेंबर है उस गठबंधन में, हमारी पार्टी भी एक सदस्य है, इसमें यही है। आपने जैसे आप एकमात्र नेता हैं जिसने सीट को लेकर के कुछ नहीं कहा है। चिराग पासवान को इतनी सीटें चाहिए, रोज उनके लोग कह रहे हैं, मांझी जी कह रहे हैं कि हमको इतना वादा किया गया था, नहीं मिला, हमको इतनी सीटें चाहिए हैं। जेडीयू का है कि हम बड़ा भाई रहना चाहते हैं। तो ये चारों पार्टियां कह रही हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, तो क्यों नहीं कह रहे हैं और आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, क्यों नहीं कह रहे हैं, परिवार में अगर 5 भाई है, 4 भाई तो बोल रहे हैं। नहीं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सबका नेचर स्वभाव एक जैसा नहीं होता है ना। और 5 भाई में ठीक है, शेयर जिनका जितना हो, लेकिन बड़े भाई को जो शेयर मिला वह भी मेरा ही है। अच्छा, आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल। तो जहां नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आप बिल्कुल, वह भी मेरा ही है। बाकी भाई को जो शेयर मिला वह भी मेरा ही है। यह भाव जिसके अंदर होगा तो इस तरह की बातों को लेकर ऐसी स्थिति नहीं करेगा। तो इसलिए हम मानते हैं कि 243 सीट एनडीए की है, 243 सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा की है। इसमें क्या दिक्कत? इस चुनाव में एक तरफ जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं, सामने में चेहरा है तेजस्वी यादव। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि 2020 में ही हमारी सरकार बन गई थी। खैर उस वक्त आप अलग हटकर लड़े थे, उनकी सरकार तो 2020 में ही बन गई थी। वो तो शासनादेश के बल पर कहते हैं कि सरकार बना लिया, और इस बार तो कई सारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। वो कितनी बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार के सामने? देखिए, कोई मुगालते में आरजेडी के लोगों को नहीं रहना चाहिए। खैर राजनीति है और चुनाव है, तो हार पहले ही घोषित रूप में स्वीकार थोड़े करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन पिछली बार और अभी की स्थिति में बहुत फर्क है। पिछली बार जिस स्वरूप में एनडीए था, आज बदला हुआ स्वरूप है। पिछली बार एनडीए को डैमेज करने के लिए हम भी थे, हमारे लोग भी थे। आपने भी नुकसान पहुंचाया है? निश्चित रूप से हमने भी कई जगह नुकसान पहुंचाया, और चिराग पासवान भी बिल्कुल अलग थे। तो पिछली बार की स्थिति अभी नहीं है। अभी जिस स्वरूप में एनडीए है, कहीं भी पूरे बिहार में लोकसभा का चुनाव हो या आगे विधानसभा का चुनाव होना है, एनडीए का जितना वोट है किसी भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में, अगर पूरे तौर पे यूनाइट रहे तो कोई राजनीतिक औकात आरजेडी के पास या महागठबंधन के पास नहीं है कि किसी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के उम्मीदवार को हरा दे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में करें। इसलिए इस बार जिस स्वरूप में हम लोग हैं, पूरी एकजुटता के साथ हैं। हम तो यह आपको बताएं कि जितनी सीट आरजेडी के लोगों को उस बार एनडीए के वोट के डिवीजन के कारण मिल गई थी, उतनी सीट भी दूर दूर तक उनको नहीं सोचना चाहिए कि मिलने वाली है। कितनी सीट मिलेगी महागठबंधन को? क्या अब संख्या के आधार पर एग्जैक्ट हम कोई भविष्य वक्ता तो नहीं है। आपने आकलन लगाया होगा ना? हमने नहीं, आंकड़ा के आधार पे, अब जनता के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन जो रुझान दिख रहा है उसके आधार पे पिछली बार जहां तक पहुंच गए थे उससे बहुत पीछे रहेंगे आरजेडी को लोग, इसलिए सरकार बनाने का काम। लेकिन ये बात सच नहीं है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हुई हैं, बिहार में कैसे गोलियां चल रही हैं, प्रतिदिन कितनी हत्याएं हो रही हैं, इसे लेकर क्या समीक्षा नहीं होती है? क्या चिराग पासवान सच में गलत बोल रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। क्या आप इसे नहीं मानते हैं? आम लोग सुन रहे हैं। घटना हाल के दिनों में हुई है, इससे इनकार हम कहाँ करते हैं। घटना हुई है, हम स्वीकार करते हैं, सच है। लेकिन सरकार का या पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उसका दायित्व क्या होता है, यह बड़ी चीज़ है। एक समय था जब घटना होती थी, आपराधिक घटना, एक बच्चे का अपहरण हो जाता था तो एक अन्य मार्ग में बैठकर फिरौती की रकम तय की जाती थी कि इतना पैसा दे दीजिए, बच्चा आपका छूट जाएगा। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं होती थी, अपराधी को पैसा पहुंचा दीजिए, आपका बच्चा छूट जाएगा, इस बात का डील होता था एक अन्य मार्ग में बैठकर। अब है, घटना उस समय भी होती थी, घटना आज भी है। घटना के बाद तत्परता पूर्वक पुलिस कार्रवाई करती है, घटना के पीछे कौन लोग हैं उद्भेदन होता है, तुरंत गिरफ्तारी होती है। मतलब जो एक्शन होना चाहिए पुलिस प्रशासन का, बहुत ही त्वरित ढंग से, सख्ती से कार्रवाई होती है।
यह जो ड्यूटी है, इस ड्यूटी का निर्वहन प्रशासन के लोग मजबूती से कर रहे हैं, इसको देखना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं फेलियर है ना। 2005 के पहले वाले बिहार का आपका ये चुनाव का मुद्दा है, ये एनडीए का है ये मुद्दा कि 2005 के पहले का जो बिहार था, जिसको जंगल राज कह के, उस मुद्दे पर आप अगर जब ये आरोप उधर से लगेंगे तो आप ये फिर याद दिलाएंगे कि 2005 के पहले क्या होता था और उस आधार पर चुनाव अभी हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, सरकार जो एक्शन ले रही है घटना के बाद, तो निश्चित रूप से इस एक्शन पर तो चर्चा होगी भाई ड्यूटी क्या है हमारी, हमने अपनी ड्यूटी के निर्वहन में मजबूती से काम किया कि नहीं किया। तो ड्यूटी है पुलिस प्रशासन की, उस ड्यूटी का निर्वहन पुलिस प्रशासन के लोग कर रहे हैं। अपराधियों के दिल से पुलिस का भय मिटा है, ये मान रहे हैं आप? कार्रवाई कर रहे हैं, आपराधिक घटनाएं रोज हो रही हैं। देखिए कई जगह तो इस तरह की बात आई है जो पारिवारिक मामला है, कई जगह और भी प्रेम प्रसंग का मामला है, कई जगह निजी मामला है। तो उस तरह के मामला में पहले से कोई बहुत एक्शन जैसी स्थिति कैसे संभव है? वो क्राइम नहीं है। नहीं, वो नहीं, क्राइम नहीं हम कैसे कह सकते, क्राइम तो है, लेकिन उसको बहुत रोक पाना, इस पर कठिनाई है, इस पर हम यह कहें। हम लोग का बात आपसे होगी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और एक जरूरी सवाल हम पूछना चाह रहे थे आपसे कि आप एक बड़ा अभियान लेकर के निकले हुए हैं, आप परिसीमन को लेकर के लगातार सभाएं कर रहे हैं और आपका कहना है कि बिहार का हक मारा गया है राष्ट्रीय स्तर पर, तमाम दूसरे लोगों ने फ़ायदा ले लिया, जब बिहार के हक की बात हुई तो परिसीमन का विरोध हो रहा है। इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए एक तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है, इससे हर लोग सहमत होंगे। एक समय था जब भारत सरकार में जब हम शिक्षा राज्य मंत्री थे तो बिहार में शिक्षा का सुधार कैसे हो इस बात के लिए अभियान चलाते थे। और थोड़ी चर्चा करेंगे हम 30 सेकंड में कि उस समय जो जो डिमांड हमारा था, आप किसी के पास पुराना वाला मेरा पर्चा होगा, जो जो डिमांड था, तमाम डिमांड आज राज्य की सरकार धीरे धीरे मानते जा रही है और इसका प्रभाव भी दिखा। हम समस्या सिर्फ नहीं बताते हैं, उसका समाधान भी बताते हैं। तो हमने किया और इस बार भी तो परिसीमन का मुद्दा हम उठा रहे हैं, बिल्कुल नया मुद्दा लोगों के लिए। देश में परिसीमन न हो आगे, इस बात के लिए आवाज तो उठ रही है। परिसीमन का काम 50 साल से बंद है। 50 साल पहले तक परिसीमन हुआ। हमारे देश का संविधान कहता है कि हर 10 साल पर देश में जनगणना होगी और जनगणना में जो जनसंख्या के आंकड़े आएंगे, उन आंकड़ों के आधार पर फिर से सीटों का निर्धारण होगा लोकसभा या विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में। यह काम अंतिम बार 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ और उसके बाद बंद है। इमरजेंसी के समय में कांग्रेस की सरकार ने संविधान में परिवर्तन कर दिया, जिसके चलते आज तक बंद है। अब बंद है, 50 साल की अवधि थी, दो बार 25-25 साल करके बढ़ाया गया था। अब यह अवधि 2026 में समाप्त होने वाली है। यही स्थिति बनी रही संवैधानिक व्यवस्था, तो 2026 में अब जो जनगणना होने वाली है उसके आधार पर परिसीमन होगा, लेकिन परिसीमन न हो इस बात की कोशिश शुरू हो गई है। पिछला जो सत्र चल रहा था लोकसभा का, उसमें हर दिन लगभग जो लोग चाहते हैं परिसीमन न हो अपनी आवाज उठाते थे। साउथ के कुछ राज्यों ने मीटिंग की, एक मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई और उसमें कई राज्य के नेता मुख्यमंत्री शामिल हुए और उन लोगों ने बाकायदा मोर्चा बना लिया है कि हम परिसीमन नहीं होने देंगे। परिसीमन नहीं होने से बिहार का और बिहार के अगल बगल के राज्यों का बहुत ही नुकसान है। अभी अगर पिछली जनगणना 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ रहता तो 40 की जगह कम से कम 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बिहार में हो सकती थी। और संख्या लोकसभा क्षेत्रों की ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से बिहार के अधिकारों के लिए लड़ने वाले दिल्ली में हमारे लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अभी कम संख्या है, इसलिए कई बार हमारी हकमारी हो जाती है। कई योजना इस तरह की बनती है कि जितनी संख्या है किसी भी राज्य में लोकसभा क्षेत्रों की, तो हर क्षेत्र में इस योजना के तहत यह काम होगा। तो 60 अगर संख्या रहती तो सभी क्षेत्र में काम होता, 40 है तो 40 जगह ही काम हो रहा है। तो इसके चलते अगर परिसीमन आगे नहीं होता है तो बिहार के साथ यह अन्याय होता रहेगा। इस अन्याय के खिलाफ हमने अपनी आवाज़ बुलंद की है
और हमको खुशी है कि बिहार भर के लोगों का समर्थन इस पर जबरदस्त ढंग से मिल रहा है। एक आखिरी सवाल है बिहार के युवाओं से जुड़ा हुआ, नौकरी रोजगार को लेकर। ठीक है, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव क्या वादा कर रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। वो कहते हैं हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी जब डिप्टी सीएम हुए, और अब आएंगे तो फिर नौकरियां देंगे। आपकी सरकार ने वादा किया, नीतीश कुमार की सरकार ने वादा किया 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। मुझे जहां तक मालूम है चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक बिहार में 23 लाख नौकरियां हैं। ये 77 लाख रोजगार कहां से लाएंगे? इंडस्ट्रीज उतनी कहां से आएंगी? देखिए, रोजगार का मतलब ठीक है, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी की तो चाहे केंद्र के स्तर पर हो या विभिन्न राज्यों में उसकी सीमा है, और इधर जो टेक्नोलॉजी का नया विकास हुआ है उसके चलते कुछ संख्या घटी भी है, तो वो एक अलग विषय है। नौकरी जितने लोगों को मिल सकती है उतने ही लोगों को मिलेगी, और उतने लोगों को मिल रही है बिहार में। खास करके हर दिन माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, लाखों नौजवानों को नौकरी मिली है, तो उसके तहत तो नौकरी मिली है। लेकिन रोजगार का जहाँ तक सवाल है तो स्वरोजगार के लिए प्रमोट करने का काम भारत की सरकार भी और राज्य की सरकार भी कर रही है। 10 लाख रुपया शिक्षित नौजवान हैं लेकर रोजगार करें, पहले नियम था, फिर से 10 लाख को 20 लाख कर दिया गया। तो इस पर भारत सरकार का भी ध्यान है और राज्य सरकार का भी ध्यान है। और निश्चित रूप से एक बात तो है कि बिहार में यह ठीक है कि उसका भी लिमिटेशन है। बिहार में बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं खुल सकता है, लैंड जमीन का भी मामला है, चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। लेकिन छोटा छोटा उद्योग तो होना ही चाहिए, खास करके कृषि उत्पाद पर आधारित छोटे छोटे उद्योग होंगे तो उससे भी रोजगार होगा और उसमें रोजगार का सृजन भी होगा, कृषि का भी विकास होगा। तो इस पर सरकार का ध्यान है, चाहे भारत सरकार, राज्य सरकार, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बहुत धन्यवाद जी। आप आए, आपने समय दिया, आपने बिहार की बात की, शेड्यूल है उसमें से, और बिहार की बात की आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।